अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। एक सवाल दिया था स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो जो मसले मुझे लगते हैं वो बता देता हूँ, उसके अलावा आपने जो पूछना हो वो पूछ लीजिएगा। बस एक गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे कहना याद नहीं रहा कि पार्ट सी अभी आप नहीं कर सकते। हाँ, तो बस पार्ट सी मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको, अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने अभी नहीं पढ़ाई, तो पार्ट ए और बी करना था बस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट पूछे थे और पार्ट बी में पूरी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन तो नहीं पूछी, लेकिन उसमें जो हम निकाला करते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वो पूछा है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पूछा है और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पूछी हैं, यानी आपको कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। इसमें जो पीछे जिस तरह से सोल्यूशन है वो बच्चे, खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि जब मुझसे आप ग्रुप में पूछते हैं ना पिक्चर दिखा के, जी ये सोल्यूशन है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे उससे यही रियलाइज़ होता है कि आप अपना कोई सॉल्व नहीं करते और आप सवाल पढ़ते हैं और आपको सवाल पढ़ के लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, और आप फ़ौरन जाके सोल्यूशन देखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, कि आप ना हाथ कांप रहे होते हैं कि मेरा रजिस्टर कहीं ख़राब ना हो जाए, और आप देखते ही काम पे टांग रही होती है और फिर आप सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बेटे, जब आप सवाल खुद सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे ना, और आपको लगेगा कि नहीं अभी तो आप सीख रहे हैं, जब आप सवाल करते हैं ना तो स्टूडेंट समझता है कि मैं तो भी सीख रहा हूँ, अभी तो मुझसे सवाल नहीं होगा, तो मैं तो सीख ही रहा हूँ, इसके सोल्यूशन देखेगा, तो वो फिर सीखना उसका कभी खत्म नहीं होगा, वो सोल्यूशन ही देखता रह जाएगा। सीखा, मैंने सिखा दिया क्लास के अंदर आपको, अब जितना सीखा है उसी का ही होमवर्क दिया है, इसलिए जो जितना सीखा होता है उसको पहले खुद अपने तौर पे पूरी तरह सॉल्व किया करें, उसके बाद सोल्यूशन देखा करें। इसके सोल्यूशन में जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनी हुई है वो एक थोड़े डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। मैंने आपको जैसे सिखाई है आप उस तरह बनाएं। अगर एंड आंसर मैच ना करता तो फिर कुछ गड़बड़ होती, अगर एंड आंसर मैच कर गया तो बस ठीक है। इसमें डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व ही नहीं करेगा और वो सिर्फ सोल्यूशन देखेगा तो उसको सोल्यूशन देख के समझ ही नहीं आएगा। अगर जिस तरीके से आपको सिखाया है उसके हिसाब से देखें तो पहले तो क्वांटिटी स्केड्यूल बताऊँ ना। क्वांटिटी स्केड्यूल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 8000, इनपुट 50,000, क्लोजिंग ये नहीं है 115। ये कौन सा सवाल है? 15,000 है। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 15,000 है। कौन सा? स्प्रिंग 15 मतलब मार्च 15। स्प्रिंग 15 केएस लिमिटेड है। सबके पास आई के वाले ना अपने अपने पास पेपर तो नहीं है ना। हाँ, तो स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 केएस लिमिटेड के नाम से। ये कौन सा स्प्रिंग 15 है? कहाँ से लिया ये? वो कहाँ है पास पेपर? ये तो वेरिएंस का सवाल है, ये ऑटम 15 का सवाल है, ये ऑटम 15 का सवाल है। 15,000 इनपुट 120,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, और ये जो मैंने कहा था ना स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के नाम से लिखा मिले। कॉन्सेप्ट क्या था? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन रखी ही क्यों थी मैनेजमेंट ने? ताकि उस पॉइंट पे प्रोसेस का ढक्कन खोल के देखें
और जो लाशें तैर रही हैं उनको निकाल लें। यानी इंस्पेक्शन की जा रही है लॉसेस को देखने के लिए। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इसकी जगह ना, इसमें तो खैर लिखा हुआ है इंस्पेक्शन का वर्ड, हो सकता था ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, लॉसेस आर डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इसका भी मतलब यही था कि इंस्पेक्शन एट द एंड ऑफ प्रोसेस है। तो एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100%। अगर लिखा होता कि इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस तो फिर 0% होता। तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इस सवाल में एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि 100% है। अब जब 100% है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, अच्छा कल मैंने जो बोर्ड पे सवाल किया था, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया था लेकिन इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग से निकाले थे। इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग से निकाले थे, आप अलग से ही निकालें, लेकिन वो बच्चे जो इसी में ही मैनेज कर सकें। जैसे इस सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% है, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ओपनिंग अब आएंगे कि नहीं? हाँ, ये इनपुट लिखेंगे और क्लोजिंग अभी 100 तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए लेस। यानी क्वांटिटी स्केड्यूल में ये इतना जो लिखा हुआ है ये इत्तेफाक से इंस्पेक्टेड यूनिट्स की ही शक्ल बन चुकी हुई है। 118। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के ऊपर ही इंस्पेक्टेड नजर आ रहे हैं। अब इसी के ऊपर लगा दें नॉर्मल लॉस, कितने %? 50, और एक लाइन छोड़ के आउटपुट 110, 20 पॉजिटिव नेगेटिव, ये एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया? किधर है, कहाँ है? नॉर्मल लॉस इनपुट पे क्यों नहीं किया? अरे यार पूरी क्लास लगाई मैंने, पिछली क्लास में थे तो मैंने उसके बाद भी कुछ कहा था, उससे अगला पॉइंट भी कुछ था। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर कि लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट या लॉसेस परसेंटेज ऑफ आउटपुट दोनों हो सकते हैं। अगर खामोशी है तो परसेंटेज ऑफ इनपुट है। फिर मैंने इसके बाद भी एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज भी है तो फिर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स होगा। है जी? इनपुट बोला यार ना, यार ऐसे कितना ना फैलाओ यार। मैंने इंस्पेक्शन वाले पॉइंट की अंग्रेजी यहां से शुरू की थी। इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड इंस्पेक्शन स्टेज इज आल्सो गिवन, ये कहा था। ये एक्सपेक्टेड लॉसेस नॉर्मल लॉस को ही कहते हैं। ये जब पहली दफा मैंने नॉर्मल लॉस लिखा था तब ये बताया था, और ये 5% किसका है नहीं बताया, तो मैंने एक नोट ये लिखवाया था कि ना बताया हो तो वो परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है, और फिर उसी के अगला नोट एक लिखवाया था कि अगर लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन भी है तो फिर इंस्पेक्टेड में लगेगा। तो ये भी बात की थी, इसलिए वो इंस्पेक्टेड का 5% होगा। हाँ जी, अगर आपको परसेंटेज ऑफ आउटपुट बता दी होती, जैसे इससे पहले वाले होमवर्क के सवाल में था, अगर इस सवाल में कहा होता कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ आउटपुट है तो बस फिर वो एक 10 का 5% होता, फिर इंस्पेक्शन का कुछ भी नहीं करते। इसीलिए मैंने अंग्रेजी लिखवाई थी इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन। तो अगर वो परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर कोई मसला नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। ये क्वांटिटी स्केड्यूल है, इसमें मैंने जो ये वाला काम किया है, अगर ये समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 15,000, इनपुट 120, क्लोजिंग 17,000, नॉर्मल लॉस वर्किंग से निकाल लें, नॉर्मल लॉस की वर्किंग करते हैं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स ओपनिंग को शामिल हाँ करना है, इनपुट को करना है शामिल, और चूंकि क्लोजिंग अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए इसलिए उसको निकाल देंगे। इंस्पेक्टेड आ गए 118 और इनका 5% 59, यहाँ से देके यहाँ लिख लें। अगर आप इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करना
क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर किसी तरह आप कर सके ना, तो बेशक इसी के अंदर ही वर्किंग, अब ये देखिए इसी के अंदर ही मिलकर है इंस्पेक्टेड यूनिट, टोटलिंग में भी आ गए और इसी के अंदर इंस्पेक्टेड की शक्ल निकली, ताकि आप यहीं पर अलग वर्किंग की बजाय 1/18 का 5% लगा के दिखा लें। तो जो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर अंदर इसको मैनेज कर सकें वो कर लें, वरना मुश्किल में ना डालें अपने आप को। क्वांटिटी स्केड्यूल जो सिखाया वैसे करें और जो इंस्पेक्टेड की वर्किंग सिखाई थी वैसे करें। और इस सवाल में ईपी में मसला होना था क्योंकि पीछे बना डिफरेंट फॉर्मेट है। फाइफो है तो ओपनिंग कितने यूनिट्स पिछले साल कितने हो चुके थे, तो अब बाकी 20 आएंगे। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, आउटपुट में से ओपनिंग निकाल दें 95 और ये दोनों में क्लोजिंग 17,000, मटेरियल में पूरे, कन्वर्जन में 80%, 13 और एबनॉर्मल लॉस। ये आपको मैंने बिल्कुल आखिर में एक बात की थी कि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है असल में वही इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, क्योंकि जब लॉसेस एंड ऑफ प्रोसेस में निकाले तो वो जो उस वक्त लाशें थी वो कितना प्रोसेस उन पर चल चुका हुआ है, 100% ही, तो ये 100% ही है। तो यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21, ये ईपी है। पीछे आईकेप के सोल्यूशन में डिफरेंट फॉर्मेट से है, आंसर यही है 11 41 1137। तो आईकेप के सोल्यूशन में आंसर बिल्कुल रहिएगा, आंसर वही है एंड आंसर, बस कैलकुलेट एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से किया है। तो जो बच्चे सॉल्व नहीं करते और पीछे से सोल्यूशन ही देख लेते हैं, ये बेटा बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो सिखाया पहले अपनी तरफ से उसी तरीके से पूरा सॉल्व कर लिया करें, फिर बाद में सोल्यूशन देखा करें। वो ऑटो 15 का सवाल था। अच्छा, इसमें ना मैंने पहले भी शायद कभी जिक्र किया है, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ये है तो सारा न्यूमेरिकल, और इसमें अक्सर चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी। जैसे क्वांटिटी स्केड्यूल ही गलत बनाया तो ईपी भी गलत, कॉस्ट पर यूनिट भी गलत और आगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी गलत, तो 0 नंबर नहीं है। पेपर कंप्यूटर ने मार्क नहीं करना है, होगा ये कि अब जैसे इस क्वांटिटी स्केड्यूल से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने थे, इसके नंबर अलग एग्जामिनर ने रखे होंगे, नॉर्मल लॉस के अलग रखे होंगे। अगर नॉर्मल लॉस किसी ने गलत निकाला तो उसका एबनॉर्मल लॉस भी गलत निकला, और जब नॉर्मल लॉस गलत निकला तो बाकी सब गलत हो गया, तो 0 नंबर नहीं है। सिर्फ नॉर्मल लॉस गलत निकालने के नंबर कटेंगे। अब जो स्टूडेंट ने नॉर्मल लॉस जो भी गलत निकाला उसके नंबर गए, उसके बाद स्टूडेंट की फिगर को लेके ही एग्जामिनर आगे सवाल कंसीडर करेगा। यानी प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन मैं अगर करता तो उसको एक्सेल पे सॉल्व किया होता। ये मैं ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। स्टूडेंट की फिगर लेके मैं फार्मूले में डाल लेता और फिर उसके मुताबिक जो सवाल की शक्ल निकलती फिर उसके ऊपर मार्क नहीं देती। तो जो सिर्फ ये गलत था और बता स्टूडेंट को लग रहा है कि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, हो सकता है फिर भी उसके 11 में से 10 नंबर आ जाए, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल लॉस का अगर 1 नंबर था तो 1 नंबर गया, बाकी सब आएंगे। हैं? आपके पास ऑनलाइन लेक्चर भी है, दोबारा सुनना, मैंने समझाया भाई 4 दफा सुन लो, उससे अगले दिन मैंने ये बात समझाई थी। नहीं, जब मैंने आपको ये सिखाया था कि जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे थे और उसमें एवरेज रेट निकालते थे, उसमें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेज अमाउंट, तो इस फार्मूले में ओपनिंग को ऐड करने का मतलब ये है कि उसको दोबारा परचेजेज मान रहे हैं। जब ये बात समझाई थी ना, तो इसी सवाल का जवाब समझाई थी जो आप पूछ रहे हैं, वो दोबारा सुन।
मैंने आपको लॉस इंस्पेक्शन स्टेज है, ठीक है, लिखवा दिया। ठीक है जी, बहुत है ये जी। ज़रूरत नहीं है ना, जब दोनों के लिए डिनोमिनेटर कन्वर्जन एक ही है तो फिर अलग अलग क्या करने इसको कॉस्ट पर यूनिट करके। नहीं, गलत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। स्प्रिंग 16 पे आइए, स्प्रिंग 16, क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 16, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वालिटी केमिकल्स। क्वालिटी केमिकल्स, इसका पार्ट ए आप कर रहे हैं अभी, जल्दी, छोटा सा सवाल है, जल्दी से करने फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्प्रिंग 16, क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटी केमिकल। स्प्रिंग 16 यानी मार्च 2016, क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटी केमिकल्स। सवाल पढ़िए और पार्ट ए जल्दी करिए सॉल्व, फिर मैंने प्रोसेस 2 शुरू कराना है। इस 2 को बेहतर करें, ये देखने वाले को 2 नहीं लगेगा, 3 लग जाएगा।
इतनी देर में हो जाना चाहिए था। ज्यादा देर है, 5 नंबर के लिए ज्यादा देर है ये। पार्ट ए कहा है सिर्फ करने को। ये किस डिपार्टमेंट का सवाल हो रहा है अभी? डिपार्टमेंट ए का, सारा डाटा डिपार्टमेंट ए का है। अब इसमें अगर लिखा हुआ है कि इतने यूनिट ट्रांसफर टू बी, तो ये क्या है? ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। दस मिनट हो गए, बहुत ज्यादा हैं ये। देख लें, सोल्यूशन से कंपेयर कर लें, ठीक है।
कोई बात पर यूनिट कॉस्ट में, पर यूनिट कॉस्ट आपने 1000 में लिखी है। अच्छा, कितनी आ रही कॉस्ट पर यूनिट? ये तो ज़्यादा पर कुछ कैलकुलेशन में गलती करी। $530 किधर है कैलकुलेशन? 12,588 आपकी कितनी है? लेकिन मैंने 1000 से किया तो इस तरह से मेरा आंसर सही आ रहा है। करे ना, कहाँ है ये भी 1000 में ही है। 125 को नहीं 1000 लगाना साथ। वन टू फाइव के साथ भी 3 जीरो है। बहुत है इतनी देर, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। कोई बात नहीं। हाँ जी, डन। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000। अच्छा, अभी मैंने एक बात की थी कि जो लोग क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर ही इंस्पेक्टेड को कवर कर लें वो बेशक अंदर ही कर लें। जैसे इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 50% का मतलब है कि ओपनिंग जो कि 40% कंप्लीट थे वो अब आके इंस्पेक्ट हुए होंगे, और क्लोजिंग जो कि 60% कंप्लीट है ये इंस्पेक्ट हो गए होंगे, इसलिए लेस नहीं होंगे। तो मैं बना क्वांटिटी स्केड्यूल रहा हूं, लेकिन ये देखिए मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट्स बना लिए और अब इसके बाद क्लोजिंग लिख लिया। और नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। 1 2 और जो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में जाएगा तो वो डिपार्टमेंट ए का आउटपुट ही है 18,000। एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 250। इसमें बताइए एतराज परेशानी? इसमें कोई एतराज किसी को? कोई मसला नहीं। इतनी आसान है प्रोसेस पढ़ते हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैंने पढ़ा दी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल कन्वर्जन, FIFO है, वेटेड एवरेज है, इसलिए बस सिर्फ कंप्लीटेड आएंगे 18,000 और 18,000। क्लोजिंग मटेरियल के एतबार से पूरे और कन्वर्जन के एतबार से 60%। एबनॉर्मल गेन मटेरियल के एतबार से पूरे माइनस में। और जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है वही AL और AG की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है।
50%, 6000 100%, 60%, 250 100% और 50%। ये 50 क्यों है? इंस्पेक्शन स्टेज 50% है। पिछली क्लास की आखिरी बात ये की थी कि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वही एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के लिए होती है ना। इस 50% पे एतराज, क्या एतराज, कैसे आया? ये देखो आने लगा ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ना दीदी। जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, पिछली क्लास में जब मैंने सारी इंस्पेक्शन समझाई थी तो आखिरी बात ये की थी कि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वही एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। ये आखिरी बात लिखवाई थी एक, और उसकी वजह भी बताई थी कि एबनॉर्मल लॉस जब निकाल लिया प्रोसेस से तो वो उतना ही काम हो चुका था जब इंस्पेक्शन हो रही है। तो इसलिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी है, इसलिए लिखा है 50। और किसी को यह एतराज कि ये तो बन गए हैं तो फिर 50% क्यों? ये एडजस्टमेंट है, ये वो हैं जो जाया नहीं हुए, होते तो 50% कंप्लीट होकर जाया हुए होते, जस्ट एक एडजस्टमेंट है। ये हो गया ईपी का टोटल मटेरियल में 2 3 2 1 4 7 5। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटेरियल की कॉस्ट, कन्वर्जन की कॉस्ट, ओपनिंग भी, क्योंकि वेटेड एवरेज है। ओपनिंग कितना? 27 13 99 000 और करंट पीरियड कॉस्ट 10 मिलियन 57। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस है 1250 और एक कितने का? 125,000। ये इनका न्यूमरेटर और उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट। प्रोसेस 1 बस बहुत है। अब प्रोसेस 2 पे आते हैं। क्या ये नहीं है ना रिक्वायर्ड? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट पूछी है बस, एंट्रीज नहीं पढ़ाई अभी। अच्छा, जिनको अंग्रेजी ही खासतौर पे वो ऑनलाइन में कुछ बच्चे होंगे, अच्छा हाँ मुझे ऑनलाइन के बच्चे का सवाल याद आ गया। बेटा देखें आप लोग ना, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं ये आसान नहीं है, मुश्किल है। इसमें आगे भी और मुश्किल चैप्टर आने। आप अगर अपने आप को बहुत ही बेचारा, बहुत मिस्कीन और बहुत ही कुन जहन समझते रहेंगे तो फिर आप ही के लिए मुश्किल होगी। जैसे ये मैं जो ऑनलाइन में जो इस बच्चे ने कहा था, मकसद आपको बेइज्जती करना नहीं है, मैंने कौन सा आपका नाम नंबर आउट कर दिया, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ये कहते हैं, समझते हैं कि जो कैलकुलेशन की है, जैसे ये मैंने 1,25,000 लिखा है, कैसे बना ये 1,25,000? 1250 इंटू 100 रुपये। अब अगर वो बच्चा कहे कि 1250 इंटू 100 रुपये, बेशक आपने ज़बानी बोला है लेकिन ब्रैकेट में लिख के बताएं, बेटा ये वो बहुत बेसिक की कैलकुलेशन है कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल महरूम समझते रहेंगे ना कि नहीं 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 हमसे ये नहीं होता, आप ब्रैकेट में लिखें, मकसद आपकी बेइज्जती नहीं है। आप जब तक अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते रहेंगे आपसे नहीं आगे बढ़ा जाना। मेरे नज़दीक, मैं आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चलो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं 2-4 के रजिस्टर में भी आगे लिख लूँ अगर इतनी सुस्ती हो रही है, लेकिन उसका नुकसान है आपको बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं लिखना पसंद कर रहा।
आप लोग मुश्किल चीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो कुछ तैयारी भी तो करें ना। अपने आप को जब तक कमजोर, महरूम, मजबूत समझते रहेंगे, आपसे नहीं होनी है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसलिए अपने आप को लेवल अपना समझे कि आप बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप हैं बढ़ने के लिए तैयार। बिल्कुल छोटी छोटी बातों के जब मोहताज रहेंगे, जैसे मैं अभी यहां पर सॉल्व तो मैंने कर दिया, ये कॉस्ट पर यूनिट भी करके दिखा दी, लेकिन ईपी बनाने के बाद मैं सवाल को बस यही छोड़ देता कि बस आप पूरा करिए। फिर भी कुछ अपने आप को कमजोर समझने वाले बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर आप हमें लिख के दिखाएं। बेटे आप नुकसान में रहेंगे इस तरह से खुद। और अभी जो मैंने जो आधा घंटा लगा दिया 5 मिनट का सवाल पे, मकसद ये था कि आप खुद अभी सॉल्व करें। जब तक आप खुद सॉल्व करने की नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक पेपर आपसे मैनेज नहीं होना है। कॉस्ट अकाउंटिंग, बल्कि सिर्फ कॉस्ट नहीं, जो भी न्यूमेरिकल पेपर है, FAR 2 है, FAR 1 है, कॉस्ट है, इसके बारे में फेल होने वालों का एक जनरल मसला ये है कि पेपर पूरा नहीं होता। और पेपर सिर्फ इसलिए नहीं पूरा नहीं होता कि आता नहीं है, टाइम ही मैनेज नहीं होता। और इसकी एक बड़ी वजह ये होगी, अगर घरवालों में झांकियां फेल होने वाले बच्चे, कि आपने जब पहले कभी प्रैक्टिस की होती है तो 2 लाइनें लिखी होती हैं, बाकी कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लेते हैं और फिर पीछे सोल्यूशन देख के समझते हैं हो गया सवाल। अगर आपसे जबानी सवाल सुना जाता तो शायद आप पेपर में पास हो जाते, लेकिन अब आपने पहले कभी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की। अब जब आप पूरा सवाल लिखने बैठेंगे तो बेटे कैसे 3 घंटे में पेपर होगा, इसलिए टाइम मैनेज नहीं होता। तो आप लोग सवाल, क्लास वर्क, होमवर्क सारा पूरा लिख के किया करें, पूरा सारी वर्किंग समेत लिखा करें और अपने आप को बहुत मजबूर समझना छोड़ें। आप नहीं हैं बहुत ही मिस्कीन। जब तक मिस्कीन मजबूर बन के पड़े रहेंगे ना कि बस पड़े हुए हैं, कोई आए और चम्मच से मुंह में खुद खाना खिला दे, हम तो हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकते, फिर आप ऐसे ही रहेंगे, फिर ऐसे ही रहेंगे आप। मैं आपको झंझोड़ा हूं आपके लिए। जी आपको कह रहा हूं। क्वेश्चन 6 डन जी जी। हाँ तो फिर ये एक्सपेक्ट ना हुए होते ना, तो फिर ये माइनस होते, फिर एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकलते, यानी ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, फिर जो आंसर आता वो एक्सपेक्टेड यूनिट्स होते, उसके ऊपर फिर नॉर्मल लॉस लगता। और फिर पूछना इसमें कुछ तो पूछ लें, फिर मैं प्रोसेस 2 पे चलने लगा। ठीक है जी, कुछ नहीं पूछता हैं जी। एंट्री प्रोसेस 2 के बाद पहले हम ना सारी कैलकुलेशन पक्की कर लें। किसके लिए? नहीं, बाद में सही, पेज में छोड़ने की क्या जरूरत है, बस वो किसका? प्रोसेस 2 का नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल पेपर में आ रहा है, हो सकता है वो प्रोसेस 1 का हो सकता है, प्रोसेस 2 का हो, यानी एक ही सवाल के अंदर 2 प्रोसेस हो। इकट्ठा कर देगा ना तो उसी के लिए मसला तो खैर नहीं होगा। अब जब चीजें ज्यादा कर देगा फिर मुश्किलें कम डालेगा उसमें। ये अगर प्रोसेस 1 भी है, प्रोसेस 2 भी है, सारी कैलकुलेशंस होंगी, या तो नंबर बढ़ा देगा, जैसे 1-2 दफा हो चुका है इस तरह, लेकिन वो नंबर भी 20 नंबर तक चले गए थे। लेकिन अगर नंबर नहीं बढ़ाने तो फिर एक प्रोसेस ही होगा। मैंने प्रोसेस 1 की हेडिंग दी थी कुछ अर्सा पहले, और अब तक जो पढ़ रहे थे वो प्रोसेस 1 था। मैंने इस चैप्टर के 3 हिस्से बांटे थे। एक मैंने कहा था कि हम कॉस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, एक थी जनरल एंट्रीज की अकाउंट्स, और एक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। फिर कॉस्ट कैलकुलेशंस की बात शुरू की थी और उसमें कुछ कहानियां सुना के फिर कहा था कि अब से ऑनवर्ड जो हम कैलकुलेशन करने लगे हैं पहले फर्स्ट प्रोसेस की करने लगे हैं। मैंने कॉस्ट कैलकुलेशन की हेडिंग दी थी और कहा था इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रोसेस और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। फिर फर्स्ट प्रोसेस अब तक पढ़ा रहा था, लेक्चर 34 में कही थी ये बात। अब वो फर्स्ट प्रोसेस वाली बातें हो गई पूरी, अब मैं आ गया हूं सब्सिक्वेंट प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस वाली बातें बस पूरी हो गई। और मैं इसको अब प्रोसेस 2 कहा करूंगा, यानी अब सवालों में प्रोसेस 2 कहूंगा मैं।
अच्छा, जो टेस्ट 4 है वो लेक्चर 42 तक जो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग जहां से शुरू की है और आज तक जो पढ़ रहे हैं, प्रोसेस 1 और ये जो थोड़ा सा सलाम दुआ करने लगा, सब्सिक्वेंट प्रोसेस, प्रोसेस 2, इसको मैंने आगे मजीद 3 केसेस में बांटा हुआ है। एक कर लेते हैं, नो फर्दर मटीरियल कॉस्ट इज इनकर्ड। अच्छा, मैं प्रोसेस 2 बोल रहा हूँ, लेकिन मुराद मेरी सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, प्रोसेस 2, 3, 4, 5 जो भी हो। इन प्रोसेस 2 नो फर्दर मटीरियल कॉस्ट इज इनकर्ड इन प्रोसेस 2। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक बिजनेस एक खास टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए फैक्ट्री में, बल्कि हाँ, ये जो आप लोगों ने कभी किसी देखा हो बिजली के वर्कर्स को काम करते हुए खंभों पे, तो उनके ना रबर के ग्लव्स होते हैं, रबर के भी हो सकते हैं, लेदर के भी हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में जो मजदूर काम करते होंगे उनके ग्लव्स भी होंगे और उनके शूज भी होंगे। एक बिजनेस है जो इसी तरह के ना रबर के ग्लव्स और शूज बनाता है। उस बिजनेस का रॉ मटेरियल रबर होगा। अब वो किस शक्ल में है, उनकी वो डलियों की शक्ल में है या कोई लिक्विड शक्ल में, पता नहीं, बहरहाल रबर रॉ मटेरियल है। प्रोसेस 1 में ये मटेरियल ऐड हुआ, हो सकता है कि ये कोई ब्लॉक्स की शक्ल में हो और प्रोसेस 1 में इसको पिघलाया जाता हो और उसमें जो जो मिक्स हुई है, क्या कहते हैं उनको, इम्प्योरिटीज, उनको अलग किया जाता हो। तो मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई प्रोसेस 1 में कि रबर मटेरियल इन हो गया। प्रोसेस 1 में शायद इसको पिघला के उसकी इम्प्योरिटीज अलग कर ली जाती हूँ, फिर वो जो बाकी चीज बची वही चीज प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो जाती है। फिर प्रोसेस 2 में इनमें कुछ वो जो पिघली हुई थी, इनमें कुछ किसी खास सांचे में डाल के इनको रबर, जो पिघला हुआ रबर है उसको, कोई हो सकता है सांचा बना हो जूतों के साइज का, कुछ ग्लव्स के साइज का, फिर उनमें डाला जाता हो, फिर उनमें डाल के उनकी एक स्पेशल शेप बन जाती हो। मटेरियल कोई मजीद ऐड हो रहा है। मटेरियल मजीद ऐड होने से मेरी मुराद है जैसे शर्ट बन रही है तो उसमें कपड़ा कटा हुआ, फिर स्टिच हुआ, फिर उसमें आगे मजीद जेब बटन वगैरह एडिशनल चीज लग रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कुछ एडिशनल मटेरियल नहीं, वही जो पहले प्रोसेस में इन हुआ था वही फिजिकल चीज, बस अपनी शक्लें बदलते बदलते आगे ट्रांसफर हो रही है। और फिर प्रोसेस 3 में फाइनली जो उनकी फाइनल शेप थी उसको शायद कोई स्प्रे किया होगा या किसी पॉलिश से गुजारा होगा, वो खास टेम्परेचर से गुजारा होगा कि फाइनली वो फैक्ट्री वर्कर के शूज और ग्लव्स बन गए। ये फिनिश गुड्स हो गई। अब इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर सिर्फ बस कन्वर्जन ही हो रही है, मजीद कोई डिफरेंट तरह का मटेरियल नहीं है। रबर था, बस एंड प्रोडक्ट में भी सिर्फ रबर ही है, वही मुख्तलिफ शक्लें बदलता गया है, लेकिन कोई और तरह का मटेरियल, उसमें कोई जिप नहीं लगी है, कोई बटन नहीं लगे हैं, वही रबर सिर्फ शक्लें बदलता बदलता फिनिश गुड्स तक पहुंच गया। ये है मेरी मुराद केस 1 से, कि मजीद कोई मटेरियल नहीं लग रहा। प्रोसेस 1 में सिर्फ वो एंटर हुआ था, वही फिजिकल मटेरियल, बस अगले प्रोसेसेस में शक्लें बदलता बदलता जा रहा है, मजीद कोई और तरह का मटेरियल नहीं शामिल हो रहा है इसके साथ। ये केस 1। ये मिसाल नोट कर लें तो फिर बताता हूं आगे करना क्या है इसमें।
ठीक है, नोटेड। इसी मिसाल को मैं और वाज़ेह करता हूं अब वैल्यूज देके। प्रोसेस 1 से जो आउटपुट हुआ वो हुआ 25,000 kg, जिसकी टोटल कॉस्ट थी ₹250,000। अच्छा, अब ये जो 250,000 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? ये जून के महीने की बात हो रही है। ये 250,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? अब तक जितनी मेहनत कर चुके उससे पूछ रहा हूँ, अब तक जो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, ये कैसे निकला होगा? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनी होगी जून के महीने की प्रोसेस 1 की, और उसमें ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आया होगा, चाहे वो एफको से आया हो चाहे वो फाइफो से आया हो। ये वो टोटल चीज बनी होगी। एफको से आया होगा तो एक ही ब्रैकेट में फार्मूला लगता ही आंसर आ गया होगा। फाइफो मेथड होगा तो 3-4 लाइनों को ऐड करके आया होगा। ये जो टोटल कॉस्ट निकली ये वही है जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में निकली होगी। अब प्रोसेस 2 के अंदर ये 25,000 किलो जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था, ये प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। अब ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और इनपुट जिस तरह पहले सवालों के अंदर वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ करता था तो उसकी एक कॉस्ट होती थी। अब वो कॉस्ट क्या होगी? यही 250,000। अच्छा, इसमें ना एक बातों का कंफ्यूजन ये हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हो सकती है कि ये जून की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है कि जून के महीने का प्रोसेस 1 का टोटल आउटपुट ये है, तो अब ये प्रोसेस 2 में तो फिर अगले महीने में जाएगा है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन तो महीने के एंड पे बन रही है और उसमें रिजल्ट ये निकला कि टोटल 25,000 किलो आउटपुट है। तो वो फिर अब सारे इकट्ठे इंतजार करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर सारे इकट्ठे ही अपना सफर शुरू करेंगे जुलाई के महीने में। नहीं, ये 25,000 या इसका जो भी इनपुट, ठीक है बांडो, या जो भी इनपुट होता है, अब तक हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता कि ये सारे के सारे साल के शुरू में, महीने के शुरू में इकट्ठे ही मशीन में गए और पूरा महीना मशीन में पड़े रहे। ये 25,000 जो आउटपुट हुए हैं, ये क्या ये महीने के आखिर में हुए? ये तो सारा महीना 200 300 करके आउट होते रहे, और जब यहां से आउट होते थे उधर इनपुट हो जाते थे। यानी फॉर द मंथ ऑफ जून P2 का टोटल इनपुट कितना है? 25,000 kg। ये ऐसा नहीं है कि सारे महीने के पहले टोटल हुए फिर वहां जा रहे हैं, ये तो साथ साथ चल रहे थे। वो तो डेटा बस हमने टोटल किया होता है महीने का। जी, वो तो इधर होंगे ना जो होंगे। 25,000 तो इसका फाइनल आउटपुट है। अगर कोई लॉसेस होते भी तो वो जहां होते ना, 25 तो आउटपुट है। क्या जी? देखो, प्रोसेस 1 में जो भी होना था हो गया, अब उसका आउटपुट ये है। पूरा स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल बना, जो आखिर में आउटपुट है जिसको हम कंप्लीटेड यूनिट्स कहते हैं, ये वो है 25,000। अभी जो सवाल स्प्रिंग 15 वाला नहीं, स्प्रिंग 16 वाला, उसमें आउटपुट कितना था? अभी जो किया है 18,000। अब खुद ही पूछो अपना सवाल जो आप पूछ रहे हो। ये 18,000 आउटपुट है, ये 18,000 समझ आया आउटपुट है, ये 18,000 यहां से यहां आ जाएगा। अब खुद ही पूछो अपने आप से जो आप पूछ रहे हो। वो 1250 इसमें शामिल है, वो जो 250 है वो तो बन ही गए हैं ना, बस 18,000 आउटपुट है। जो भी प्रोसेस 1 में लॉस, नॉर्मल, क्लोजिंग, ओपनिंग सब होना था, वो पूरा होने के बाद जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है, जो अब तक करते आ रहे थे भी सवालों में, ये वो है जो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट होगा। अच्छा, अब प्रोसेस 2 के लिए, अब हम प्रोसेस 2 पढ़ने लगे, तो प्रोसेस 2 की कैलकुलेशंस सब कुछ वैसे ही है जैसे प्रोसेस 2 में सीखा है। इस केस की बात करो, इस केस में ऑल कैलकुलेशंस, फॉर्मेट्स, ये केस 1 पढ़ा रहा हूं, फॉर्मेट्स आर सेम एज स्टडीड इन प्रोसेस 1। सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी, उसी तरह कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। यार आइंदा ने काम करना कि आधे करके ना इधर बांट देना, फिर ये खुद ही चलते रहेंगे। फिर इस तरह बीच में रहते हो ना, फिर वो कैमरे का व्यू इफेक्ट होता है। यहाँ बांट दिया करो, फिर वो चलाते रहेंगे पीछे कॉपीज।
केस 1 में सवाल सॉल्व करने का तरीका वही सारा कुछ जो आप आज तक कर रहे थे, बस सिर्फ नामों का फर्क पड़ेगा। जो इनपुट होता था पहले, अब वो होगा यूनिट्स, नहीं आउटपुट नहीं होगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। जो पहले सवालों में इनपुट के यूनिट्स होते थे वो अब ये हुआ करेंगे। इसी तरह जो पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती थी और उसके साथ जो जो सलूक करते थे, क्या करते थे सलूक? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ क्या सलूक करते थे? उसको कॉस्ट पर यूनिट का न्यूमरेटर रखते थे, एक कॉलम की हेडिंग दे लेते थे मटेरियल कॉस्ट। अब उसकी जगह क्या होगा? ये, यानी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। अच्छा, इसके लिए ना इतने लंबे अंग्रेजी नहीं लिखा करेंगे आप, इसके लिए बस ये लिखिएगा कीजिएगा P1 कॉस्ट, यानी ये 2.5 लाख रुपए P1 कॉस्ट। तो वो जो पहले हम मटेरियल लिखा करते थे कॉलम के अंदर कॉस्ट पर यूनिट, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी ना, तो उसकी जगह पर अब ये 2.5 लाख आ जाएगा। यानी ट्रीटमेंट सब सेम है, बस नाम बदल रहे हैं। जो वहां पर इनपुट के यूनिट्स बताए होते थे वो असल में अब ये हैं, जो वहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई होती थी उसकी जगह अब ये चीज है। नाम बदल रहे हैं, काम सारा बिल्कुल वही है। ये बस एक नामों का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज काम फॉर्मेट सब वही है जो प्रोसेस 1 में सीखे हैं। अच्छा, एक सवाल आज का होमवर्क दे रहा हूं और वो है ऑटम 11, ऑटम यानी सितंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या जी? जी जी। अच्छा, इसका ये चूंकि पुराना है ना, उस दौर में ये प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, इसका फर्क होता था। तो जिस दौर का ये सवाल है उसमें अमेरिकन अप्रोच थी, तो उसमें रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है, मैं उसमें से एक लाइन कटवा दूं, खोलिए पेपर में एक लाइन कटवा दूं। ऑटम 11 क्वेश्चन 4 खोलें, होमवर्क है वो आज का। ऑटम 11 क्वेश्चन 4 हॉर्नबिल के नाम से होगा। इस सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अच्छी कैलकुलेशन है, इसी के लिए आपको ये सवाल दिया करने के लिए। एक तो ये सवाल इसका है, ये प्रोसेस 2 का है, और ये जो केस 1 आज पढ़ा इसका होमवर्क है। ये क्वेश्चन 4 ऑटम 11 हॉर्नबिल के नाम से पहुंचे। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? कॉस्ट ऑफ, ये पुराने अप्रोच का सेंटेंस है, आप इस रिक्वायरमेंट को काट दें और इस रिक्वायरमेंट की जगह लिख लें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये रिक्वायर्ड है। और चूंकि वो अप्रोच फर्क थी, इसलिए जब उसका आईका पर सोल्यूशन देखेंगे तो वो डिफरेंट चीज है, इसी वजह से सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। ये जो भी पेज दिया है, ये इस ऑटम 11 के क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन दिया है? पता नहीं, ब्रिटिश अप्रोच, और ब्रिटिश अप्रोच प्रोसेस अकाउंट्स वाली होती है, अमेरिकन अप्रोच कुछ रिपोर्ट्स वाली होती है। तो ये पिछले कुछ 10 साल पहले ये चेंज होके इधर आ गई, यानी आईके ने इसको फिर अडॉप्ट कर लिया। और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपके लेक्चर 42 के नाम के साथ ये सोल्यूशन रख दिया है। पेज मिल गया सबको, सोल्यूशन ऑटम 11 क्वेश्चन है। जो लोग, अच्छा एक वक्त में सारे लोग होश में नहीं होते, दोबारा सुन लें। ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 4, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने चेंज करवाई है। जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है सवाल में वो पुरानी अप्रोच थी, बहुत पुराने, फिर चेंजेस आ गई थी सिलेबस में, तो उस रिक्वायरमेंट को कटवा के स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन लिख लें, और सॉल्यूशन वो है जो मैंने अब आपको दिया है। ये होमवर्क है, इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एक मजे की चीज है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।